हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीटेट कोचिंग सेंटर। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी नोट्स जो सीटेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो क्लास 6 की जो है आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 को करेंगे। चैप्टर नंबर 1 का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो इस चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है कि किस टाइम पे कौन सी चीज़ें हुई, कहाँ हुई और किस टाइप से हुई, किस प्रकार से हुई। इन सब चीज़ों को जो हम लोगों को चैप्टर नंबर 1 में पढ़ना है। तो चैप्टर नंबर 1 में अगर आप लोग बुक पढ़ते होंगे तो उसमें जो है नर्मदा क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया है। तो बेसिकली हम लोगों को क्या याद रखना है नर्मदा क्षेत्र के बारे में। आरंभिक लोग जो कुशल संग्राहक थे, आरंभिक लोग जो थे जो कुशल संग्राहक थे, तो वह क्या करते थे, नर्मदा नदी के किनारे रहते थे। आरंभिक लोग जो कुशल संग्राहक थे वे कहाँ रहते थे, नर्मदा नदी के किनारे रहते थे। और वे लोग जो हैं जानवरों का आखेट, आखेट मतलब होता है शिकार करना, तथा फल मूल खाते थे। जानवरों का आखेट करते थे, जानवरों का शिकार करते थे और फल मूल खाते थे। इस प्रकार जो याद रखना है हम लोगों को नर्मदा क्षेत्र के बारे में, तो दो चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसको याद रखना है। क्या है, तो आरंभिक लोग कहाँ निवास करते थे, तो नर्मदा नदी के किनारे रहते थे। और आरंभिक लोग जो है कुशल संग्राहक भी थे। कुशल संग्राहक मतलब होता है कि शिकार अच्छे से कर लेते थे, गांव में निवास करते थे और जानवरों का शिकार करते थे। तो नर्मदा नदी के किनारे जो लोग रहते थे वो क्या थे, कुशल संग्राहक थे और नर्मदा नदी क्षेत्र के जो किनारे रहते थे और जानवरों का आखेट करते थे। फिर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सुलेमान तथा किरथर की पहाड़ी। इसके बारे में जो है आप लोग पढ़े ही होंगे और इसमें से जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है उसको बस याद रखना है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो सीटेट में बार बार पूछा जाता है, तो यहाँ जो है सुलेमान और किरथर की पहाड़ी जो है उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। इसका जो दिशा भी आप लोग याद रखिएगा कि सुलेमान और किरथर की जो पहाड़ियाँ है उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। और यहाँ क्या हुआ था, तो 8000 वर्ष पूर्व सबसे पहले गेहूँ तथा जौ फसल को उपजाया गया था। इसमें से काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है सुलेमान और किरथर की पहाड़ी में से, तो याद रखना है कि 8000 वर्ष पूर्व सबसे पहले जो है गेहूं और जौ, ये दोनों फसलें जो है सबसे पहले उपजाया गया था सुलेमान तथा किरथर की पहाड़ी में। और सुलेमान और किरथर की पहाड़ी में जो लोग रहते थे वो गाँव में रहना जो है प्रारंभ कर दिया था। और ये लोग जो है भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसी पशुओं को जो पालतू बनाना भी शुरू कर दिया था। तो आप लोगों को याद रखना है नर्मदा नदी के बारे में और सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों के बारे में। फिर हम लोग आगे देखते हैं कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, गारो तथा विंध्य की पहाड़ियाँ। आप लोग पहले जो है क्लास 6 की चैप्टर नंबर 1 जो एनसीईआरटी बुक वाली है उसको पढ़ लीजिएगा, फिर ये नोट्स देखिएगा। काफ़ी जो है आप लोगों को ये सब मदद करेगी, क्योंकि मैं जो है जो सीटेट का जब मैं तैयारी कर रही थी तो मैं भी बुक पढ़ती थी और ये सब जो नोट्स बुक पढ़ के ही मैं तैयार की हूँ। आप लोग देख लीजिएगा, टोटल जो है एनसीईआरटी का ही मटेरियल यहाँ पे है, छपा गया है, क्योंकि जो मैं एनसीईआरटी पढ़ती थी और वही सब जो है यहाँ पे नोट करती थी, तो आप लोगों को भी मदद मिलेगी। गारो तथा विंध्य की पहाड़ियाँ उत्तर पूर्व में स्थित है। याद रखना है गारो तथा विंध्य की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो गारो जो पहाड़ी है वो उत्तर पूर्व में स्थित है। उसके बाद विंध्य की पहाड़ी जो है मध्य भारत में स्थित है। दोनों की दिशा याद रखना है, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग याद रखिएगा कि गारो की पहाड़ी कहाँ है, तो उत्तर पूर्व में स्थित है और मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ी स्थित है। क्या इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट है। विंध्य के उत्तर में सबसे पहले जो है चावल उपजाया गया था। तो याद रखना है सबसे पहले चावल उपजाया गया वो कहाँ, तो विंध्य के उत्तर में सबसे पहले चावल उपजाया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और सीटेट एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा भी गया है, तो याद रखिएगा। फिर चलते हैं हम लोग सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ते हैं। ये भी जो है एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, इसके बारे में सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बारे में। तो मुख्यतः जो है इसकी 5 सहायक नदियाँ हैं, इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे जो है आरंभिक नगर का निर्माण हुआ था, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे। और मुख्यतः 5 नदियाँ क्या क्या है, तो सतलज, रावी, झेलम, व्यास और चिनाब नदी। सिंधु हो गया, सतलज, रावी, झेलम, व्यास, चिनाब, ये सब जो है सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ है। इसके अलावा
अलावा जो है सरस्वती नदी भी यहाँ मिलती है, इसलिए इसको जो क्या कहा जाता है, सप्त सैंधव प्रदेश भी कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सप्त सैंधव प्रदेश भी, क्योंकि यहाँ 7 नदियों का मिलन होता है। एक हो गया आपका सिंधु, सतलज, रावी, झेलम, व्यास, चिनाब और सरस्वती, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सप्त सैंधव प्रदेश। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको पढ़ते हैं। फिर इसमें बताया गया है कि देश का नाम किस प्रकार पड़ा, इंडिया जो देश का नाम है वो किस प्रकार पड़ा, तो चलिए हम लोग उसको जान लेते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडिया शब्द किससे निकला है, इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। तो इंडिया शब्द जो है इंडस से निकला है और इंडस को जो है संस्कृत में क्या कहा जाता है, सिंधु कहा जाता है, याद रखना है। फिर देखते हैं, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले, लगभग कब, 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को जो है इंडिया कहा। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है अतीत की जानकारियाँ। हमें जो अतीत की जानकारी किस प्रकार से प्राप्त होती है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको जो पेडागोगी वाले जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें पूछा जाएगा कि अतीत की जानकारी हमें किस प्रकार प्राप्त होती थी या होती है। अतीत की जानकारी जो हमें पांडुलिपियों से प्राप्त होती है, अभिलेख से प्राप्त होती है, लिखित स्रोत से प्राप्त होती है और पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त होती है। तो अतीत की जानकारी हमें किस प्रकार होती है, पांडुलिपि से, अभिलेख से, इसके कुछ लिखित स्रोत भी पाए जाते हैं, पुरातात्विक साक्ष्यों से जो है अतीत के बारे में हम लोग जान पाते हैं। इन सब पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। छोटी छोटी पॉइंट्स हैं मगर काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये सब जो है कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाला पॉइंट्स है, इसलिए आप लोग इस जो वीडियो को है 2 बार देख लीजिएगा। चैप्टर 1 आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो है इसमें बताते हैं कि लिखित स्रोत, एनसीईआरटी बुक में इसके बारे में बताया गया है कि लिखित स्रोत मतलब क्या। लिखित स्रोत में आपका महाकाव्य आ जाएगा, कविताएं आ जाएगी, नाटक, ये सभी क्या है, लिखित स्रोत है। इनमें से कई जो है संस्कृत में है, कई जो है प्राकृत भाषा में तथा कई जो है तमिल भाषा में लिखे गए हैं। और प्राकृत भाषा का प्रयोग जो है आम लोग करते थे, आम जो बोलचाल में होता था वह जो है प्राकृत भाषा होता था। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भुर्ज वृक्ष। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भुर्ज वृक्ष। इसकी छाल का इस्तेमाल पांडुलिपि बनाने में किया जाता था। तो पांडुलिपि के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर है क्या ये पांडुलिपि। तो भुर्ज वृक्ष, इसकी छाल का इस्तेमाल क्या करने के लिए किया जाता था, तो पांडुलिपि बनाने में किया जाता था। और ये कहाँ मिलते थे, हिमालय क्षेत्र से प्राप्त किया जाता था। तो याद रखना है कि पांडुलिपि जो बनती थी वो किसके छाल से बनती थी, तो भुर्ज वृक्ष के छाल से। और ये भुर्ज वृक्ष जो है हिमालय क्षेत्र में प्राप्त होती थी। उसके बाद देखते हैं पांडुलिपि। ये पांडुलिपि क्या है, तो चलिए हम लोग जानते हैं पांडुलिपि के बारे में। इसमें जो राजाओं के जीवन का उल्लेख किया जाता था, जीवन का उल्लेख, जो इतिहास है, धार्मिक मान्यताओं एवं विज्ञान तथा औषधियों का भी उल्लेख किया जाता था। पांडुलिपियों में क्या, पांडुलिपि जो है एक बुक है, उसमें जो है राजाओं के जीवन का इतिहास, धार्मिक मान्यताओं एवं विज्ञान तथा औषधियों का उल्लेख मिलता है पांडुलिपि में। हाथ से लिखी जाती थी। पांडुलिपि की खासियत क्या है कि ये जो है हाथ से लिखी जाती थी भुर्ज पेड़ के छाल में। और कहाँ मिलती थी, तो हिमालय क्षेत्र में मिलती थी। अंग्रेजी में इसे क्या कहा जाता है, मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। लैटिन भाषा मेनू से बना है, लैटिन भाषा मेनू से क्या बना है, मैन्युस्क्रिप्ट। पांडुलिपि जो है हाथ से लिखी जाती है और अंग्रेजी में इसे क्या कहा जाता है, तो मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। लैटिन भाषा के मेनू से बना है। मुख्यतः 3 भाषा में जो है पांडुलिपि प्राप्त हुई है, मुख्यतः 3 भाषा में प्राप्त हुई है, संस्कृत में, प्राकृत में और तमिल में। इन तीनों को याद रखना है। चलिए जो लास्ट पॉइंट है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अभिलेख। अभिलेख क्या है, तो पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतहों पर जो उत्कीर्ण किया जाता था वही है अभिलेख। अभिलेख मतलब होता है कि धातु में या फिर पत्थर में जो उसको छिदवा कर लिखाया जाता था, उसमें जो राजा का बखान किया जाता था, वो सब क्या है, अभिलेख है। अशोक के शासनकाल में सबसे ज़्यादा अभिलेख लिखे गए हैं। किसके काल में सबसे ज़्यादा अभिलेख लिखे गए हैं, तो अशोक के काल में। ये सारे पॉइंट जो है क्लास 6 की है, चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। ये सारे
पॉइंट्स उसी चैप्टर के हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप लोग 2 बार देख लीजिएगा, जो है चीज़ें बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी और समझ में भी आएगी। उसका जो हम लोग चैप्टर नंबर 2 को करने वाले हैं, जिसका नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। यह रहा चैप्टर का नाम, जो क्लास 6 हिस्ट्री का है, चैप्टर 2। आरंभिक मानव। आखेटक खाद्य संग्राहक यह इस महाद्वीप में 20 लाख वर्ष पहले रहते थे। इन्हें यह नाम भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर दिया गया था। आरंभिक मानव जो थे, यह क्या थे? खाद्य संग्राहक थे। आखेटक खाद्य संग्राहक यह इस महाद्वीप में जो है 20 लाख वर्ष पहले से रहते थे। और इन्हें यह नाम क्यों दिया गया? इन्हें यह आखेटक खाद्य संग्राहक नाम जो क्यों दिया गया? तो एक जिस प्रकार अपने भोजन का इंतजाम करते थे, जिस विधि द्वारा, उसी विधि के अनुसार इसको आखेटक खाद्य संग्राहक का नाम दिया गया। तो आरंभिक लोग जो है इस महाद्वीप में कितने वर्ष पहले रहते थे? तो 20 लाख वर्ष पहले। इस चीज़ को याद रखना है। यही जो है इस टॉपिक का इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आखेटक खाद्य संग्राहक थे इस महाद्वीप में कितने वर्ष पहले रहते थे? तो 20 लाख वर्ष पहले। और इनको जो ये नाम किस लिए दिया गया? तो भोजन इंतजाम करने की विधि के आधार पे इसे आखेटक खाद्य संग्राहक का नाम दिया गया। उसके बाद इनका भोजन क्या था? इनका जो भोजन होता था, जानवरों का शिकार करना, मछलियाँ, चिड़िया, अंडे, फल मूल इत्यादि इनके क्या होते थे? भोजन होते थे। तो इन सब चीज़ों को याद रखना है। भोजन क्या करते थे? तो जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ खाते थे, चिड़िया, अंडे, फल मूल इत्यादि जो है इनका भोजन होता था। ये सब जो प्रश्न है पेडागोगी वाले, जब आप लोगों को प्रश्न पूछा जाता है तो इस प्रकार के प्रश्न दिए जाते हैं। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। अब चलते हैं हम लोग, आरंभिक मानव आखिर इधर उधर क्यों घूमते थे? यह भी जो है पेडागोगी वाला प्रश्न है कि आरंभिक मानव जो है इधर उधर क्यों घुमा करते थे? तो ये जो है भोजन की तलाश में जो है इधर उधर घुमा करते थे, चारा की तलाश में घुमा करते थे। जानवरों का शिकार करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। जानवरों का जो शिकार करना होता था इन लोगों को, तो शिकार करते हुए ही जो एक स्थान से वे दूसरे स्थान तक चले जाते थे। वे जो आखिर इधर उधर क्यों घूमते थे? तो भोजन की तलाश में, चारा की तलाश में और जानवरों का शिकार करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते थे। कभी कभी जो है अलग अलग मौसम में फल तथा पानी की तलाश में भी इधर उधर घूमते थे। इन लोगों ने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए थे। तो आरंभिक लोग जो थे किसके औजार बनाए थे? तो पत्थरों के, लकड़ियों के और हड्डियों के औजार बनाए थे। और इधर उधर क्यों घूमते थे? तो भोजन की तलाश में, जानवरों का शिकार करने के लिए और अलग अलग मौसम में अलग अलग फल तथा पानी की तलाश में। याद रखना है इन सब पॉइंट्स को। अब हम लोग पढ़ते हैं कि आरंभिक मानव का जो है हमें जानकारी कैसे मिलती है। तो आरंभिक जो मानव का जानकारी हमें किस प्रकार मिलती है? तो भीमबेटका गुफा, भीमबेटका एक गुफा है, यहाँ से जो है आरंभिक मानव के बारे में हमें जानकारी मिली है। यह जो है भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी घाटी के पास स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गया, याद रखना है आप लोगों को कि भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है। तो भीमबेटका गुफा जो है मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी घाटी के पास स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य में है और किस नदी घाटी के पास स्थित है? तो नर्मदा नदी घाटी के पास स्थित है। उसके बाद इस पुरास्थल पर गुफाएं एवं कंदराएं मिली हैं जहां लोग रहते थे। तो भीमबेटका गुफा में क्या लोग रहते थे? तो हाँ, भीमबेटका गुफा में जो है गुफाएं मिली है, कंदराएं मिली है, जहां लोग क्या करते थे? रहते थे। यहाँ जो है शैल चित्रकला का भी साक्ष्य मिला है। भीमबेटका गुफा में ही जो है शैल चित्रकला का जो है साक्ष्य मिला है। तो शैल चित्रकला क्या है? तो इसका मतलब होता है दीवारों पर बनी चित्र। जो दीवारों पे विभिन्न प्रकार की चित्र बनी हुई मिलती है उसे क्या कहा जाता है? शैल चित्रकला कहा जाता है। मैं बार बार पॉइंट्स को इसलिए बोलती हूँ ताकि आप लोगों को वीडियो देखते टाइम ही चीज़ें याद हो जाए। तो क्या क्या याद रखना है आप लोगों को भीमबेटका गुफा के बारे में कि यह तो मध्य प्रदेश राज्य में है और नर्मदा घाटी के पास स्थित है। और भीमबेटका गुफा में जो है शैल चित्रकला का जो है साक्ष्य मिला है। और यहाँ जो है गुफाएं और कंदराएं मिली है जहाँ लोग रहते थे। और शैल चित्रकला मतलब होता है दीवारों पर बनी हुई पेंटिंग, दीवारों पर बनी हुई चित्र, इसे ही क्या कहा जाता था? शैल चित्रकला। उसके बाद हम लोग को दूसरे पॉइंट्स को देखते हैं, कुरनूल गुफा के बारे में। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कुरनूल गुफा के बारे में। ये सारे पॉइंट जो है एनसीईआरटी बुक से ही मैं नोट की हूँ जब मैं सीटेट एग्जाम का तैयारी करती थी। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, अगर बुक पढ़ते हैं तो आप लोगों को ये सारे जो पॉइंट्स मिलते होंगे। कुरनूल गुफा आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कुरनूल गुफा कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यहाँ जो है राख के अवशेष मिलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट VVI पॉइंट है कि कुरनूल गुफा से ही जो है राख के अवशेष मिले हैं, क्योंकि ये लोग जो है आग का इस्तेमाल करते थे। संभवतः किस लिए करते थे? तो प्रकाश के लिए करते थे, मांस भूनने के लिए करते थे, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए किया जाता था। तो याद रखना है कुरनूल गुफा से क्या क्या। तो कुरनूल गुफा है कहाँ? तो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है और यहाँ से जो राख के अवशेष मिले हैं। इस चीज़ को याद रखना। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है बुर्ज होम।
चलिए बुर्ज होम के बारे में जानते हैं। बुर्ज होम कहाँ स्थित है? तो कश्मीर में स्थित है। बुर्ज होम कहाँ है? तो कश्मीर में स्थित है। लोग गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहते थे जिन्हें गर्तावास कहा जाता था। बुर्ज होम काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें से आप लोगों को याद रखना, बुर्ज होम में क्या मिले हैं? तो गर्तावास मिले हैं। गर्तावास मतलब क्या होता है कि लोग गड्ढे के नीचे घर बना के रहते थे, उसे ही क्या कहा जाता है? गर्तावास कहा जाता है। याद रखना इस चीज़ को, बुर्ज होम के बारे में। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग करने वाले हैं मेहरगढ़ के बारे में। मेहरगढ़ के बारे में क्या याद रखना है हम लोगों को कि मेहरगढ़ में जो बस्ती का आरंभ 8000 साल पहले हुआ था। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ क्या कब हुआ? तो 8000 साल पहले। ये सारे जो डेट है ये एनसीईआरटी बुक से ही नोट किया गया है और कभी कभी ये जो डेट भी पूछ दिया जाता है एग्जाम्स में। फिर इसमें क्या है, मेहरगढ़ स्थित कहाँ है? तो ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? तो ईरान जाने वाले जो है सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मैं बार बार चीज़ों को इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि आप लोगों को जो है वीडियो देखते टाइम ही चीज़ें याद हो जाए। और उसके बाद यहाँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ जो है विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली है। तो उनमें से कौन कौन जानवर की हड्डी मिली है? तो प्रमुख जानवर है हिरन, सुअर तथा भेड़, बकरियाँ इत्यादि की हड्डियों के साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं। मेहरगढ़ का एक खास बात यह है, याद रखना है आप लोगों को, कि मृतक के साथ बकरी दफनाया गया है। इसके साक्ष्य जो है प्राप्त हुए हैं। मृतक के साथ क्या? बकरी दफनाया गया है। क्यों बकरी दफनाया जाता था? तो इन लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, इसलिए जो है बकरी को दफनाया जाता था या फिर कुछ खाने पीने की चीज़ों को उसके साथ दफन किया जाता था, क्योंकि ये लोग मानते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। इसलिए मृत्यु के बाद कब्रों में मृतक के साथ कुछ सामान या जानवर को दफनाया जाता था। फिर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेहरगढ़ के बारे में, इसको याद रखना है। यह जो है पूछा भी गया है सीटेट एग्जाम में। चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी प्राप्त हुए। तो चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़ से। प्रत्येक घरों में 4 या उससे अधिक कमरे मिले हैं जिनमें कुछ भंडारण के काम आते थे। याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेहरगढ़ से चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं और प्रत्येक घर में 4 या उससे अधिक कमरे मिले हैं जिनमें कुछ जो है भंडारण के काम भी आता था। और यही जो है मृतक के साथ बकरी को दफनाया गया था, क्योंकि इन लोग का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। चलिए अब हम लोग को दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। तो यहाँ पे भारत में शुतुरमुर्ग, इसके बारे में भी बुक में बताया गया है। भारत में शुतुरमुर्ग, भारत में पुरापाषाण युग के दौरान ही शुतुरमुर्ग होते थे। भारत में जो है शुतुरमुर्ग पुरापाषाण युग के दौरान ही होते थे। ये कहाँ से मिला है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से इनके अंडों के अवशेष मिले हैं। तो महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से जो है अंडे का साक्ष्य मिला है शुतुरमुर्ग का। इन अंडों से जो है मनके भी बनाए जाते थे। मनके मतलब होता है आभूषण, आभूषण भी बनाया जाता था इसके अंडों से। तो कहाँ इसका अंडों का साक्ष्य मिला है? तो महाराष्ट्र के पटने से मिला है, महाराष्ट्र के पटने से। उसके बाद पुरापाषाण युग जो है, पुरापाषाण युग 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक पुरा और दूसरा पाषाण। पुरा मतलब होता है प्राचीन और पाषाण मतलब होता है पत्थर से बना। पुरापाषाण काल को जो है 3 भागों में बांटा गया है। क्या क्या है? तो नंबर 1 है आरंभिक पुरापाषाण काल। पाषाण काल को जो है 3 भागों में बांटा गया है। पहला नंबर है आरंभिक पुरापाषाण काल, इसको जो है आरंभिक काल कहते हैं। दूसरा है मध्य पुरापाषाण काल, इस युग में जो है पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं। इस युग में जो है इस काल में पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिलते हैं। और तीसरा है उत्तर पुरापाषाण युग, अगले युग की शुरुआत इस जो है उत्तर पुरापाषाण युग में हुई। इन सब चीज़ों को याद रखना, बुक में दिया गया है। इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि शुतुरमुर्ग का अंडा कहाँ से मिला है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे का अवशेष जो है महाराष्ट्र के पटने से मिला है और इन अंडों से जो है मनके भी बनाया जाता था। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से चैप्टर 2 के हिस्ट्री क्लास 6 की आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 की हिस्ट्री, जिसका चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर 3 का नाम है आरंभिक नगर। इस बेसिकली हम लोगों को हड़प्पा के बारे में पढ़ना है। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीटेट एग्जाम के लिए। इस चैप्टर से बहुत बार जो है क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को जो है एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा की कहानी लगभग 150 साल पहले पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी। तो इंजीनियरों को जो हड़प्पा पुरास्थल मिला जो पाकिस्तान में स्थित है। अभी हड़प्पा कहाँ है? तो पाकिस्तान में स्थित है। लगभग 150 साल पहले पंजाब में जो है क्या रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी और रेलवे लाइन बिछाने के दौरान ही जो इंजीनियरों को हड़प्पा पुरास्थल मिला जो पाकिस्तान में स्थित है। इस जो पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए अब लोग हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। यह सभ्यता 4700 साल पहले विकसित हुई थी। यह सभ्यता कितने साल पहले विकसित हुई थी? तो 4700 साल पहले। इस जो डेट को याद रखिएगा, कभी कभार इस डेट को भी पूछ लिया जाता है। यह सभ्यता जो है 4700 साल पहले विकसित हुई थी।
इन नगरों को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। ये जो हड़प्पा का नगर है, हड़प्पा जो सभ्यता है, इनको हम लोग दो हिस्सों में बांट सकते हैं, पहला नगर दुर्ग में और दूसरा निचला नगर में। तो नगर दुर्ग क्या है, यह ऊंचाई में बना होता था और पश्चिम भाग में स्थित है एवं अपेक्षाकृत छोटा होता था। नगर दुर्ग किसे कहते हैं, तो नगर दुर्ग को पहचानने के लिए यह जो है हमेशा ऊंचाई में बना होता था और पश्चिम भाग में स्थित है एवं अपेक्षाकृत क्या है, छोटा होता था। उसके निचला नगर को कैसे पहचाने, तो निचला नगर जो है यह पूर्वी भाग में स्थित है और यह निचले हिस्से पर बना था तथा यह बड़ा भाग था। निचला नगर जो था बड़ा भाग था और नगर दुर्ग जो था छोटा भाग था। निचला नगर हमेशा नीचे के हिस्से में बना होता था और नगर दुर्ग जो है हमेशा ऊंचाई में बना होता था। तो इसको याद कैसे रखना है आप लोगों को कि निचला मतलब नीचे, तो निचला मतलब नीचे के हिस्से में बना होता था और नगर दुर्ग मतलब होता है ऊपर, तो नगर दुर्ग जो है ऊपर बना होता था, ऊंचाई में बना होता था। इस चीज़ को याद रखने के लिए ये जो ट्रिक आप लोगों को काम आएगी। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है हड़प्पा सभ्यता जो है रावी नदी के किनारे बसा हुआ सभ्यता है। यह सभ्यता जो है दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया था। तो इस सभ्यता को किसने खोजा, तो दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी का नाम याद रखने के लिए एक ट्रिक है, हड़प्पा सभ्यता, आपकी अगर कोई चीज़ कोई हड़प ले तो आपको क्या आएगा, दया आएगा, तो दयाराम साहनी। हड़पने से याद रखिएगा कि दयाराम साहनी, दया, इस चीज़ को याद रखिएगा। और हड़प्पा सभ्यता जो है रावी नदी के किनारे स्थित है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। फिर जो है दोनों हिस्सों की चार दीवारी पक्की ईंट की बनाई गई थी। ये जो नगर दुर्ग और निचला नगर की जो चार दीवारी थी वो जो है पक्की ईंटों से बनाई गई थी। फिर देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। यहाँ जो है मनके, बाट और फलक मिले हैं। यहाँ क्या क्या मिले हैं, मनके मिले हैं, बाट मिले हैं, फलक मिले हैं। ये सब जो है बाट, फलक, ये सब जो है जैसे आज हम लोग 1 kg 2 kg कहते हैं, उसी तरह जो उस टाइम में ये सब नापने के लिए बाट होता था, फलक होता था, मनके मतलब आभूषण तैयार किया जाता था। ये सारी चीज़ें जो है हड़प्पा सभ्यता से मिली है। यहाँ के लोग पत्थर के मोहर बनाते थे। मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र बने होते थे और मोहर हमेशा क्या, आयताकार में ही देखने को मिलता था। तो यहाँ के लोग जो पत्थर का मोहर बनाता था और जानवरों के चित्र बने हुए रहते थे इनके मोहरों में। ये जो पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इस सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किया गया खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो ये लोग क्या बनाते थे, लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे और इन्हीं लाल मिट्टी के बर्तन पे जो है काले रंग से डिज़ाइन कर देते थे खूबसूरत। तो याद रखिएगा यहाँ के लोग लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। किस मिट्टी के, तो लाल मिट्टी के बर्तन, और इसी मिट्टी के बर्तन पे जो काले रंग का डिज़ाइन करते थे। मैं बार बार चीज़ों को इसलिए दोहराती हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें जो है वीडियो देखते टाइम ही याद हो जाए। तो याद रखना है, जब मैं तैयारी करती थी इस सब चीज़ों में बहुत कन्फ्यूज़ होती थी कि लाल मिट्टी के बर्तन है या काले मिट्टी के बर्तन है। तो याद रखिएगा लाल मिट्टी का बर्तन है और उसमें जो है काले रंग का डिज़ाइन किया जाता था। इस सभ्यता के लोग हल का प्रयोग करते थे। इस सभ्यता के लोग जो है हल का प्रयोग करते थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर देखते हैं क्या बताया गया हड़प्पा के बारे में। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया जाता था। घर जो है, नाले और सड़क का निर्माण जो है योजनाबद्ध तरीके के साथ किया जाता था कि किस प्रकार घर बनाना है, नाले किस प्रकार सड़कों से जोड़ना है और सड़कों के नाले को बड़े नाले में किस प्रकार जोड़ता है। यानी कि ये लोग जो है सब योजनाबद्ध तरीके से करते थे काम। घर 1 या 2 मंजिले होते थे। कमरे घर के आंगन के चारों ओर बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में स्नानागार होता था तथा कुछ घरों में कुएं भी होते थे और सड़कों के नाले बड़े नाले में मिल जाते थे। नाले ढके हुए होते थे। नाले जो है इनके ढके हुए होते हैं। सोचिए उस टाइम ये लोग कितना विकसित था। सड़कों के नाले जो है बड़े नाले में मिल जाते थे और नाले हमेशा जो है ढके हुए मिलते थे। घरों की नलियाँ जो है सड़कों से जोड़े जाते थे। नालियों को सीधी लाइन में एक ढलान के साथ बनाया जाता था ताकि जो है नाली की जो पानी है वो ढलान के रूप में जो नीचे बह जाए। तो नालियों को सीधी लाइन में बिछाया जाता है ढलान के साथ। उसके बाद घरों की नालियों को सड़क से जोड़ते हैं और सड़क की नालियाँ जो है बड़े नाले में मिल जाती है और नाले को ढक दिया जाता था। ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप लोग याद रखिएगा। अगर पेडागोगी वाले प्रश्न पूछे जाएंगे तो इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अब हम लोग दूसरे पॉइंट्स को देखते हैं। मोहनजोदड़ो के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। विशाल स्नानागार का निर्माण इसी मोहनजोदड़ो में किया गया है। इस तालाब को बनाने में प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। तो याद रखना है आप लोगों को मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो सिंधु नदी के किनारे में स्थित है और यहाँ जो एक विशाल स्नानागार, विशाल जो है स्नानागार का निर्माण करवाया गया था। कहाँ, मोहनजोदड़ो में। और ये विशाल स्नानागार किस प्रकार बना था, तो इस तालाब को बनाने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत को चढ़ाई गई थी। मोहनजोदड़ो के जो है विशाल स्नानागार को बनाने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी, याद रखिएगा।
दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई गई थी। तो इस तालाब, इस स्नानागार को बनाने के लिए जो है प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी और दोनों तरफ से उतरने के लिए जो है सीढ़ियाँ भी बनाई गई थी, याद रखिएगा। विशेष अवसर पर इस तालाब का उपयोग होता था, जिसे कुएं की पानी से भरा जाता था, फिर बाद में निकाल दिया जाता था। देखिए आप लोगों को पेडागोगी वाले प्रश्न किस प्रकार बनेंगे। इस प्रकार देखिए कि मोहनजोदाड़ो में जो स्नानागार स्थित है उसमें पानी जो है किससे भरा जाता था, टेबल से भरा जाता था या फिर नदी से भरा जाता था। याद रखना है उसमें कुएं के पानी से भरा जाता था। किसके पानी से भरा जाता था? कुएं के पानी से भरा जाता था, याद रखना है आप लोगों को। तो क्या याद रखना है मोहनजोदाड़ो के बारे में? तो ये जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे एक विशाल स्नानागार का निर्माण करवाया गया है, जिसको बनाने में प्लास्टर के ऊपर जो है चारकोल की परत चढ़ाई गई थी और इस जो है स्नानागार में दोनों तरफ से सीढ़ियाँ बनाई गई थी और इसे जो है विशेष अवसर पर तालाब को भरा जाता था, किससे? कुएं की पानी से, और फिर बाद में जो है निकाल दिया जाता था। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोहनजोदाड़ो का, याद रखिएगा। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट में मोहनजोदाड़ो के बारे में और कुछ है पॉइंट्स। तो मोहनजोदाड़ो में जो कपड़े के टुकड़े के अवशेष तथा चांदी का फूलदान मिला है। मोहनजोदाड़ो से ही जो है कपड़े के टुकड़े का अवशेष मिला है और चांदी का फूलदान मिला है। फिर जो है फ्रियोन से बनी तकलिया सूत कताई का संकेत भी देती है। फ्रियोन से बनी तकलिया सूत कताई का संकेत देती है। कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से। पक्की मिट्टी भी मिली है, पकी हुई जो मिट्टी मिली है, कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से। दाढ़ी वाले इंसान की मूर्ति भी यहाँ से मिली है। ये सारे पॉइंट जो है एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, इसलिए मैं नोट की हूँ, आप लोग याद रखिएगा। ज़्यादा कहानी नहीं याद रखना है, जो यह सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसको ही याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में यही सब आता है। तो मोहनजोदाड़ो से क्या क्या मिले हैं? तो कपड़े के अवशेष मिले हैं, चांदी का फूलदान मिला है, फिर फ्रियोन से बनी तकलिया सूत कताई का संकेत भी देता है, पक्की मिट्टी भी मिली है और दाढ़ी वाले इंसान की मूर्ति भी कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदाड़ो से ही मिली है। फिर देखते हैं फ्रियोन्स। फ्रियोन्स क्या है? तो फ्रियोन्स जो है इससे मन के चूड़िया, छोटे बर्तन इत्यादि जो बनाए जाते थे फ्रियोन्स से। फ्रियोन्स से क्या क्या बनाया जाता था? मन के चूड़िया, छोटे बर्तन बनाए जाते थे। फ्रियोन्स किस प्रकार बनता था? तो इसे कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद से मिलाकर बनाई जाती थी। बाद में इसे जो नीले रंग की चिकनाई काली परत चढ़ाई जाती थी। याद रखना, ये सारे पॉइंट जो एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। तो फ्रियोन्स किस प्रकार बनता था? तो कृत्रिम रूप से यह बनता था फ्रियोन्स। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर बनाई जाती थी और बाद में क्या है? नीले रंग की चिकनाई वाली परत चढ़ाई जाती थी फ्रियोन्स। और फ्रियोन्स का काम किसके लिए होता था? तो मन के चूड़िया, छोटे बर्तन इत्यादि बनाने के लिए फ्रियोन्स का काम होता था। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, कालीबंगा के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कालीबंगा। कालीबंगा जो है राखीगढ़ी नदी के किनारे बसा हुआ है। कालीबंगा जो है राखीगढ़ी नदी के किनारे बसा हुआ है। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कालीबंगा से और लोथल से जो है अग्निकुंड मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। तो याद रखना है कि यहाँ से क्या भंडार गृह भी मिला है और अग्निकुंड भी मिला है। कहाँ से? कालीबंगा से। फिर देखते हैं अगले जो नेक्स्ट पॉइंट को है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो है तांबा जो है हड़प्पा के लोग राजस्थान से लाते थे। तांबा कहाँ से लाते थे? हड़प्पा के लोग राजस्थान से लाते थे और पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबा का प्रयोग किया जाता था। तो याद रखना, तांबा कहाँ से लाते थे हड़प्पा के लोग? तो राजस्थान से लाते थे और पश्चिम एशियाई देश ओमान जो है यहाँ से भी तांबा का प्रयोग किया जाता था। फिर कांसा जो है टीन और तांबे को मिलाकर बनाया जाता है। कांसा किस प्रकार बनता है? तो टीन और तांबे को मिलाकर के जो है कांसा बनता है। टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। टीन जो लाया जाता था तो आधुनिक ईरान से और अफगानिस्तान से भी लाया जाता था। उसके बाद देखते हैं सोना का आयात जो है आधुनिक कर्नाटक से होता था। सोना का आयात जो है आधुनिक कर्नाटक से होता था। हड़प्पा के लोग जो सोना कहाँ से लाते थे? तो कर्नाटक से लाते थे। बहुमूल्य पत्थर का आयात जो है गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ये सारे जो पॉइंट्स हैं पेडागोगी वाले प्रश्न में पूछे जाते हैं, तो इन सब पॉइंट्स को आप लोगों को हल्के में नहीं लेना है, याद रखना है। 2-3 बार अगर वीडियो देखते हैं आप लोग तो चीज़ें जो है ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, क्योंकि मैं वीडियो में इतना बार चीज़ों को दोहराती हूँ तो आप लोगों को जो है याद हो जाएगा। तो याद रखना है बहुमूल्य पत्थर कहाँ से आयात किया जाता था? गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। उसके बाद धोलावीरा जो है गुजरात में स्थित है। यह नगर 3 भागों में विभाजित है। तो याद रखना है, यह नगर जो है 3 भागों में बटा हुआ है और गुजरात में स्थित है। यह सारे जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस चैप्टर नंबर 3 के आरंभिक नगर के बारे में। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो लाते रहूँगी। अभी जो चैप्टर नंबर 3 को ख़त्म किए हैं, इसके बाद जो मैं चैप्टर नंबर 4 की वीडियो को लाऊंगी उसको भी देख लीजिएगा। इसके लिए मेरे चैनल को